फैसलाबाद के निवाही गांव एवानवाला और गिरदनवा में गैस्ट्रो की वबा फैल गई। 12 घंटों में डीएचक्यू अस्पताल में गैस्ट्रो के 10 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। एवानवाला में गैस्ट्रो के मजीद मरीज बढ़ने का भी खदशा है। महकमा सेहत का मुतासरा इलाके में सर्वे करवाने का ऐलान कर दिया गया। फैसलाबाद के नवाही गांव एवानवाला और गिरदनवा में गैस्ट्रो की वबा फैल गई। 12 घंटों में डीएचक्यू अस्पताल में गैस्ट्रो के 10 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। एवानवाला में गैस्ट्रो के मजीद मरीज बढ़ने का खदशा। महकमा सेहत का मुतासरा इलाके में सर्वे करवाने का ऐलान। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के निवाही गांव एवानवाला और गिरदनवा में गैस्ट्रो की वबा फैल गई। 12 घंटों में डीएचक्यू अस्पताल में गैस्ट्रो के 10 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार हुसैन, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद के डीएचक्यू अस्पताल में 12 घंटे के दौरान 10 मरीज बच्चे जो है वो जो कि 235 रेबे अवानवाला के रिहायशी हैं, गैस्ट्रो की बीमारी में मुब्तला होकर डीएचक्यू अस्पताल में जो है रिपोर्ट हुए हैं। और इस सिलसिले में जो मुतलका डीएचक्यू अस्पताल माहिर अमराज बचगान वार्ड के जो डॉक्टर हैं उनकी जानिब से जो है मुतलका इंतजामिया को जो है इस सिलसिले में आगाह किया गया है। और जिस पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर वसीम भट्टी का कहना है कि उस इलाके में सर्वे करवाया जा रहा है। वजह मालूम की जा रही है कि यहाँ पे बच्चे जो है वो क्यों रिपोर्ट हुआ है। तो हम उनका कहना है कि मौसम तब्दील हो चुका है और ऐसे में मौसम गर्मा की आमद के साथ ही इस तरह के जो मरीज़ बच्चे हैं वो रिपोर्ट होते हैं। हमारे साथ मुताल्लिका मरीज़ बच्चों के वालिदैन मौजूद हैं जो कि उस इलाके से मुतासर होकर यहाँ पहुँचे हैं। ये बाजी किधर से आई हैं आप? 238 सामान वाले से आई हूँ। अच्छा, क्या हुआ है बच्चे को पानी की मसला, पानी पिया तो फौरन इसको उल्टी और आगे पोटियाँ मसला बन गया इसको। अच्छा, तो कितने मरीज बच्चे हैं? और भी हैं? 3 बच्चे हमारे, 2 उधर हैं और 1 इधर। अच्छा, और टोटल गांव से और भी मरीज बच्चे हैं? बहुत ज़्यादा उधर हैं उस कमरे में। हाँ, गांव में जो है फिल्टर लगा हुआ है जहाँ से पानी जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से जो है वो सर्वे करवाया जा रहा है, जिसके बाद पता चल सकेगा कि ये जो बीमारी है मुतासरा बच्चों में ये कहाँ से फैली है। जी अज़दार हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमती नाअहली के बायस माह सयाम में भी सुई गैस बहरान पैदा होने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में सुई गैस का शॉर्टफॉल 20 मिलियन क्यूबिक फुट तक पहुंच गया। सुई गैस बहरान के बायस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस फराहमी में 50% तक की कमी कर दी गई, जबकि घरेलू सारिफीन को भी सहरी और इफ्तारी के औकात में कम प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं, हुकूमती नाअहली के बायस माह सयाम में भी सुई गैस बहरान पैदा होने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में सुई गैस का शॉर्टफॉल 20 मिलियन क्यूबिक फीट तक जा पहुंचा। सुई गैस बहरान के बायस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस फराहमी में 50% तक कमी कर दी गई, जबकि घरेलू सार्फिन को भी सहरी और इफ्तार के औकात में कम प्रेशर का सामना करना पड़ता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमैर अजमत। उमैर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी, हुकूमत की जानिब से RLNG की बर वक्त दरामद न होने के बायस सुई गैस बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा है। और माह सयाम के दौरान फैसलाबाद में सुई गैस का जो शॉर्टफॉल है फैसलाबाद डिवीजन में वो 20 मिलियन क्यूबिक फुट यौमिया तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से जो फैसलाबाद की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके कैप्टो पावर प्लांट्स को सुई गैस की फराहमी में 50% तक कमी कर दी गई है। और अब 50% वो सिस्टम गैस पे चलेंगे, 50% उनको दीगर ज़राए जो है वो पावर प्लांट चलाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेंगे। तो उसके साथ ही साथ जो घरेलू सारिफीन है उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है गैस बहरान के बाद, क्योंकि इफ्तार और सहर के औकात में जो गैस का प्रेशर है वो इंतहाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को इफ्तारी और सहरी बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानिब कैप्टो पावर प्लांट्स को भी सुई गैस की फराहमी में कमी होने का बायस जो टेक्सटाइल मालिकान है या इंतजामिया है उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब सुई गैस हुक्काम का कहना है कि इस वक्त सिस्टम में शॉर्टफॉल मौजूद है और यौमिया 20 मिलियन क्यूबिक फुट तक मौजूद है, इसलिए फराहमी उस वक्त तक हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खाद की बरवक्त दस्तयाबी ना होने की वजह से गंदम का बहरान पैदा होने के खदशात। आदादोशुमार के मुताबिक गंदम की पैदावार में 19 लाख टन कमी हो सकती है। ज़राई माहिरीन ने खबरदार कर दिया। बरवक्त दस्तयाबी ना होने की वजह से गंदम का बहरान पैदा होने के खदशात। आदादोशुमार के मुताबिक गंदम की पैदावार में 19 लाख टन कमी हो सकती है। ज़राई माहिरीन ने खबरदार कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा।
करें गंदम के हवाले से, तो यहाँ पर अहम खबर ये है कि गंदम अभी पकने के करीब है, तो इस हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर भी यूब रिसर्च के साइंसदानों से जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि यहाँ पर रवां बरस कितनी गंदम की उम्मीद है, कितना हदफ पूरा हो जाएगा और अगर कमी आ रही है तो उसकी क्या वजह होगी। तो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर एजाज तबस्सुम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है? इस वक्त जी दो तरह की गंदम इस वक्त पूरे पंजाब में है। नंबर एक जो अर्ली सोइंग है, जिसकी नवंबर में जिसकी सोइंग मुकम्मल हो चुकी है, उसका दाना मोटा हो चुका है और उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पैदावार उसमें एवरेज जो यील्ड है वो 30-32 मन से ज़ायद हो जाएगी। और जो पछेती काश्त है, जो जिसमें दिसंबर में ये काश्त की है, उसमें चूँकि अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, वहाँ पर जो दाना इस वक्त जो बनेगा वो थोड़ा सा श्रिंक होगा। वहाँ पर एक्सपेक्ट है, तवक्को की जा रही है कि दाना गर्मी बढ़ने की वजह से उसमें दाना कमज़ोर होगा और वहाँ पर पैदावार कम आने का खदशा रहेगा। सब इसमें किसानों के लिए क्या हदायत? किसानों के लिए ये हिदायत है कि आप मौसम को मद्देनज़र रखते हुए ये देखें कि अगर वो एक गंदम पक चुकी है तो उसको दाना निकाल कर देखें। अगर उसमें टक की आवाज़ आए, मॉइस्चर 10% होना चाहिए, तो उसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर दें और थ्रेशिंग उसकी शुरू कर दें। अगर 10% उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो अभी वेट करें, थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ेगा तो दाना उसका ऑटोमेटिकली उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है, जिसमें नमी है दाने के अंदर, वो 10% आ जाएगी। और 10% का मतलब ये है कि वो फसल पकने थ्रेशिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। कौन सा आइडियल टाइम है आपके ख्याल में? इस वक्त आइडियल टाइम तो ये है कि इस मुसलसल इसको देखते रहें कि गंदम का दाना और उसका मॉइस्चर कंटेंट 9% आ चुका है, 10% आ चुका है कि नहीं आ चुका। आइडियल टाइम यही है कि 15 अप्रैल के नज़दीक जाके इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो सकती है। जो इस हवाले से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि यहाँ पर 15 अप्रैल के करीब जाकर देखें कि जो भी दाने पक चुके हैं और जिसमें सिर्फ मॉइस्चराइजिंग 10% है, उसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। अगर ज़्यादा है तो उसकी हार्वेस्टिंग ना की जाए। और साथ में जो अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिवीजन में गंदम खरीदारी मुहिम की तैयारियां। डिवीजन भर में 40 मराकज़ खरीद कायम किए जाएंगे। फूड सिक्योरिटी के लिए डिवीजन भर में 55,42,000 बोरी गंदम खरीदी जाएगी। फैसलाबाद जिला के लिए गंदम का हदफ 11 लाख बोरी रखा गया है। दीगर अजला का हदफ कितना है, बारदाना का इजरा कब से होगा, इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 40 मराकज़ गंदम खरीद जो हैं वो कायम होंगे और इन 40 मराकज़ के ऊपर जो है वो 55 लाख से ज़ायद गंदम की जो बोरियां हैं उनकी ख़रीदारी की जाएगी। और जिस तरह आपने पूछा कि बारदाना का इजरा जो है, तवक्को ये की जा रही है कि 12 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के दरमियान जो है बारदाना का इजरा जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इस वक्त रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो महकमा खुराक में जारी है और कोई भी ऐसा फ़र्द जो गंदम जो है वो महकमा खुराक को फ़रोख्त करना चाहेगा, उसके लिए महकमा खुराक की जानिब से रजिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त की जा रही है। सबसे ज़्यादा सेंटर्स जो हैं वो झंग में होंगे। 17 सेंटर्स जो हैं वो कायम किए गए हैं और वहाँ पर तकरीबन 27 लाख बोरी जो है वो गंदम की खरीदारी की हो जाएगी। फैसलाबाद ज़िला के अंदर एक सिटी का जो है वो सेंटर है, जबकि जो 10 सेंटर्स हैं वो तहसीलों और सदर के सेंटर्स जो हैं इन पर तकरीबन 11,42,000 बोरी जो है वो गंदम की खरीदारी मुकम्मल की जाएगी। इसी तरह टोबा टेक्सिंग के अंदर जो है वो 7 सेंटर जो हैं वो कायम होंगे और वहाँ पर भी 11 लाख से ज़ायद बोरी जो है वो गंदम की खरीदी जाएगी। चन्योट के अंदर जो है वो 5 सेंटर जो है वो रखे गए हैं और 5 लाख से ज़ायद गंदम की जो है वो बोरी वहाँ पर भी खरीदी जाएगी। इस हवाले से महकमा खुराक की जानिब से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और जो ही जो काश्तकार हैं बारदाना के हसूल के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स की तरफ रजू करेंगे, बारदाना का हसूल जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। पीपी थैले दिए जाएंगे, जूट की बोरियां जो हैं वो दी जाएंगी और ज़र ज़मानत रखी जाएगी। इसके साथ साथ लोडिंग अनलोडिंग का अमल भी जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और इस मकसद के तहत फैसलाबाद डिवीजन भर के मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसे मजीद महंगा हो गया। डॉलर तारीख में पहली बार 186 रुपए अबूर कर गया। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 186 रुपए 10 पैसे पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 185.23 रुपए पर बंद हुआ था। एक माह में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 8 रुपए 69 पैसे मजीद महंगा हो चुका है।
वफाकी हुकूमत की जानिब से जाते जाते 4 अरब का DLTL जारी किया गया, जो सोमवार को एक्सपोर्टर्स को मिलना था, लेकिन FBR ने हुकूमत जाते ही आंखें फेर लीं। 3 अरब टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी शामिल था, एक्सपोर्टर फट पड़े। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद बिलाल डोगर। बिलाल डोगर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत ने जाते जाते एक बड़ा ऐलान तो किया कि 4 अरब के DLTL जो कि 70 अरब मकरूज है टेक्सटाइल या दीगर एक्सपोर्टर्स का, हुकूमत के इनको DLTL वापस करना है, लेकिन उसमें से 4 अरब रिलीज़ किया, जिसमें से 3 अरब जो है टेक्सटाइल सेक्टर को मिलना था। लेकिन जैसे हुकूमत गई है, सोमवार को मिलना था, आज बुध हो गई है। 3 रोज़ से FBR को जब भी रब्ता किया जाता है तो वो आगे से कहते हैं कि गवर्नमेंट गई तो बात खत्म, अब कोई नया आएगा तो फैसला होगा कि DLTL रिलीज़ करना है या क्या करना है। एक्सपोर्टर्स शदीद परेशान है। हमारे साथ मोहम्मद तैयब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा हैं, इनसे बात करते हैं। तो सब लिक्विडिटी क्रंच इस वक्त बहुत शदीद हो चुका है। हमारे पास श्रीलंका कहीं दूर नहीं है उसकी सिचुएशन, क्योंकि आप श्रीलंका के साथ एक्सपोर्ट करते रहे हैं और अभी हालिया दौरा करके भी आए हैं। क्या लग रहा है ये सिचुएशन लीड की जा रही है उस तरफ को, हमें खतरों में धकेला जा रहा है, और गवर्नमेंट के अदारे जो हैं मुकम्मल तौर पर हुकूमत जैसे ही ये असम्बलियाँ तहलील हुई हैं बेबस दिखाई देते हैं, एक्सपोर्टर परेशान है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल सही कहा है। असल में गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है ना मुल्क की, वो स्टेबल होनी रहनी चाहिए। गवर्नमेंट तो कभी किसी की आगे कभी किसी की आगे बदल गई, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जो पॉलिसी होती है इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको सस्टेन करना चाहिए। अभी हालात हमारे काफ़ी डाउन जा रहे हैं, जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट्स अभी डाउन हो गई हैं यकदम। एक सेक्टर से तो आप समझ लें कि गवर्नमेंट का सेक्टर था, थोड़ा सा वो फ्लरिश किया है, लेकिन बाकी दूसरे सेक्टर काफ़ी बहरान में है इस वक्त। अब वीविंग सेक्टर काफ़ी बहरान में है। अब और लोकल में आ जाए, लोकल में अब बहुत ज़्यादा मिलें बंद पड़ी हैं। आपको पता है हमारे फैसलाबाद में तकरीबन 150 करीब प्रोसेसिंग की मिलें हैं, जिसमें को 7 या 8 लोग में मशीन सिर्फ फैक्ट्रीज चल रही हैं, बाकी सारी की सारी बंद पड़ी हैं। इस वजह से क्या कि सेल नहीं है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, माल बहुत ज़्यादा लगा हुआ स्टॉक में पड़ा हुआ है। वो बिकेगा तो आगे कोई माल बनाएंगे, रूम में चलेंगे। इसे मोहम्मद बिलाल डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चनियोट में जिला कौंसिल के 54 तरक्याती स्कीमों के टेंडर खोल दिए गए। 22 करोड़ 50 लाख रुपए की स्कीमों के टेंडर्स में मुख्तलिफ फर्मों ने हिस्सा लिया। मजीद इस बारे में तफसीलात जानते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार घुम्मन, आगाह कीजिएगा। जी, ज़िला कौंसिल चनियोट की जानिब से आज ज़िला भर में 54 जो तरक्याती स्कीमें हैं उनके टेंडर खोले गए हैं। 54 तरक्याती स्कीमों के 22 करोड़ 50 लाख रुपए के टेंडर आज खोले गए हैं। चीफ ऑफिसर राणा मोहम्मद नवाज और दीगर जो कमेटी के मेंबरान हैं उनकी ज़ेर निगरानी ये टेंडर ओपन किए गए हैं। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं। रान साहब, कितनी स्कीमें हैं, कितने की लागत है और इसके बाद क्या अमल होगा? अभी हमने जो आप देख रहे हैं सारा प्रोसेस हुआ, ये टेंडर ओपनिंग प्रोसेस है। इसकी कमेटी बनी होती थी, DC साहब का नुमाइंदा और लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा और हमारे अफसरान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मौजूदगी में टेंडर ओपन किए गए हैं। ये 22 करोड़ 50 लाख की स्कीमें हैं, 54 स्कीम्स हैं, जिनमें सड़कात की तमीर, सोलिंग, नालियाँ और PCC स्लैब वगैरह के काम हैं डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ एरियाज़ के, तीनों तहसीलों के। अब हम टेंडर ओपन किए हैं, इसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनेगी, उसके बाद इनको वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। कितना अर्सा लगेगा मजीद काम शुरू होने में? ये इंशाल्लाह 1 हफ्ते का प्रोसेस है कंपैरेटिव स्टेटमेंट अप्रूव वगैरह करने में। उसके बाद वर्क ऑर्डर जारी हो जाएंगे तो ठेकेदारों को इंशाल्लाह ये काम दें। टारगेट दिए हुए 2 माह के अंदर टारगेट्स है, 2-3 माह मुख्तलिफ काम की नौयत के मुताबिक उनको टारगेट दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे 2-3 माह में ये काम वकार घुम्मन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तख्ते पंजाब किसका, चौधरी परवेज इलाही या हमजा शहबाज का? नए वजीर आला के लिए वोटिंग आज होगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 7:30 बजे बुला लिया गया। वजीर आला बनने के लिए 186 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने इजलास तलब किया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी सुप्रीम कोर्ट को पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की यकीन दहानी करा दी। तख्ते पंजाब किसका होगा, चौधरी परवेज इलाही या फिर हमजा शहबाज का? नए वजीर आला के लिए वोटिंग आज होगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 7:30 बजे बुला लिया गया। वजीर आला बनने के लिए 186 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने इजलास तलब किया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी सुप्रीम कोर्ट को पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की यकीन दहानी कराई थी। आपको आगाह कर रहे हैं, नए वजीर आला के लिए वोटिंग आज होगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 7:30 बजे बुला लिया गया। वजीर आला बनने के लिए 186 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार है। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने इजलास तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी सुप्रीम कोर्ट को पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की यकीन दहानी करा दी है। तख्ते पंजाब आखिर किसका होगा, चौधरी परवेज इलाही या हमजा शहबाज का? नए वजीर आला के लिए वोटिंग आज होगी। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इमरान असलम। जी इमरान असलम, आगाह कीजिएगा।
جی آج وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے سلسلے میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس 7:30 بجے بلایا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس میں جو ہے وہ آج ووٹنگ ہوگی کہ ہم متحدہ اپوزیشن کی جانب سے حمزہ شہباز شریف جبکہ پاکستان مسلم کاف اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ امیدوار جو ہے وہ چودھری پرویز الہی ہیں۔ یہاں پر اگر بھی بات کی جائے تو 2 تاریخ کو شیڈول جاری کیا گیا تھا کہ 3 تاریخ کو الیکشن ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، لیکن جب اس دن جو ہے وہ نمبر گیم کے حوالے سے اگر کے پاس 200 سے زیادہ کی کاؤنٹنگ موجود تھی، جس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی اجلاس 6 تاریخ تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ 6 تاریخ یعنی آج کے روز جب گزشتہ روز جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 6 کی بجائے 16 اپریل کو ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے رات گئے جو ہے وہ لیٹ آرڈر جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ آج ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 7:30 بجے ہوگا۔ تو ایک طرف تو یہ کنفیوژن جہاں پر مسلسل کریٹ کی گئی، وہیں پر آج اگر پنجاب اسمبلی کا اجلاس قائد ایوان کا انتخاب آج کیا جائے گا۔ عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ آپ کا۔ پنجاب میں قائد ایوان کا انتخاب آج ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر نے رات گئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی اسپیکر کے آرڈر سے سیکرٹری اسمبلی بے خبر نکلے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کا شعبہ قانون سازی بھی رات گئے احکامات سے بے خبر نکلا۔ پنجاب میں قائد ایوان کا انتخاب آج ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر نے رات گئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی اسپیکر کے آرڈر سے سیکرٹری اسمبلی بے خبر نکلے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کا شعبہ قانون سازی بھی رات گئے احکامات سے بے خبر نکلا۔ علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی اکبر، ذرا تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی پنجاب اسمبلی کا آج اجلاس جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے بلوایا گیا تھا۔ آج شام جو ہے 7:30 بجے ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے اجلاس بلایا گیا تھا۔ اس اجلاس کا نوٹیفکیشن ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے رات کیا گیا، لیکن جو نوٹیفکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے جو سٹاف ہے اور سیکرٹری اسمبلی جو ہے وہ بے خبر ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے جاری کردہ جو نوٹیفکیشن ہے وہ غیر مؤثر ہے، کیونکہ اس سے پہلے اسمبلی سیکرٹری ایک گزٹڈ نوٹیفکیشن کر چکا ہے جس کے مطابق اجلاس جو آج ہونا تھا وہ 16 اپریل کو ہوگا، جبکہ اس کے برعکس ڈپٹی اسپیکر کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ نوٹیفکیشن کیا ہے، کیونکہ پنجاب کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کی جانب سے سپریم کورٹ سے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ آج کا جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اجلاس کا وہ بالکل علی اکبر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد احساس کفالت سینٹر میں سہولیات کا فقدان۔ احساس کفالت سینٹر میں پنکھے نہ لگائے جا سکے، خواتین روزے کی حالت میں خوار ہونے لگیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد احساس کفالت سینٹر میں سہولیات کا فقدان۔ احساس کفالت سینٹر پر پنکھے نہ لگائے جا سکے، اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عمران اسلم سے۔ جی عمران اسلم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، احساس کفالت پروگرام کی مد میں فیصل آباد احساس سینٹر میں روزانہ سینکڑوں تعداد میں خواتین آتی ہیں اور روزانہ جو ہے وہ گھروں کو واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو رمضان المبارک کے ایام کے دوران بھی جو ہے تاحال یہاں پر سہولیت کا فقدان دیکھنے کو ملا۔ خواتین موجود سے بات چیت کرتے ہیں، جو بتائیے گا یہاں پر کوئی انتظام ہے پنکھے کا، بیٹھنے کا؟ کچھ بھی نہیں ہے سانو جوں بھی اسی سانو ایک باری پیسے نہیں لبے، اسی کھجل ہو کے ٹر جانے روز، جنی باری بھی سانو پیسہ نہیں انہوں نے دیتا ہے۔ اوپر سے نہ سننے والی باتیں سنا کے گھر بھیج دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اچھا آپ بتائیں گا ماسی، آپ کنی باری آ چکے ہیں، کوئی پیسہ نہیں ملیا، کوئی پنکھے شکے بھی لگے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، اب گرمی دے وچ اوداں ہی مر ملک چلے جائیے۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی رکھا ہوا ہے، پر کچھ نہیں لبدا، کچھ نہیں، نکلے کے بچے نے گھر بھی بچے ایسے بات ہے عید بچے نے کپڑے نہیں ہے، جتیاں نہیں ہے۔ جی بالکل، یہاں پر روزانہ سینکڑوں مجھ سے خواتین جو ہے وہ احساس کفالت کی مد کی پروگرام یہاں پر لینے آتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے دوران ہی یہاں پر جو ہے وہ خواتین ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور احساس کفالت سینٹر عملے کی عمران اسلم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب چنوٹ ضلع انتظامیہ کی مبینہ غفلت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آفس کے اطراف میں خواتین احساس رجسٹریشن کے لیے در بدر ہونے لگی۔ آفس میں بیٹھنے کا کوئی انتظام نہ، پینے کا صاف پانی، ڈی سی اور اے سی کو لکھے خط بھی بے سود نکلے۔ جی آپ ڈی سی اور اے سی کو لکھے گئے خط بے سود، کیا معاملہ ہے؟ بابر منیر سے جانتے ہیں۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔
बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की संगीन गफलत का बायस है। बिस्प ऑफिस के अतराफ में इस वक्त सैकड़ों खवातीन जो है वो मौजूद हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। यहाँ पर ऑफिस में ना तो बैठने का कोई प्रॉपर इंतजाम है, जिस वजह से जो रोज़ादार खवातीन हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इसी तरह पंखे का इंतजाम नहीं है। और ऐसी खवातीन जिन्होंने रोज़े नहीं रखे हुए उनके लिए पीने के पानी का भी मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। इस वक्त बिस्प दफ्तर के अतराफ में ऐसी सैकड़ों खवातीन जो है वो दफ्तर के बाहर बेयारो मददगार बैठी हैं, जिनका कहना है कि वो रोज़ाना आती हैं और जलीलो ख्वार होकर चली जाती हैं। कितना सफर तय करके आई हैं, काम हुआ है नहीं हुआ, बैठने का दफ्तर में कोई इंतजाम है? ਅਸੀਂ 84 ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, 10 ਬਾਰ ਆਏ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਢਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਧੱਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ 144 ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਖੀ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੋ ਬਹਿਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ, मोड़ हूँ जामना तो हाई की करिए, मोड़ मोड़ बंदा आंदा तरला ही लाए। जी, बूढ़ी खवातीन है जो परेशान है और उनका कहना है कि दफ्तर इंतहाई छोटा है, ना तो अंदर दाखिल होने की जगह है, ना बैठने का कोई प्रॉपर इंतजाम है, सिटिंग का भी कोई अरेंज नहीं है। जो बूढ़ी खवातीन है पीने का साफ पानी जो है वो दफ्तर में नहीं है, पंखों का इंतजाम नहीं है। इसी तरह ज़िले इंतजामिया की जानिब से भी कोई इंतजाम जो है वो नहीं किए गए। नादरा ऑफिस की जानिब से 2 ERC जो है वो सेंटर बनाए गए हैं, एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर। और इसी तरह अब जो यहाँ पर बिस्प के असिस्टेंट डायरेक्टर है शहजाद वटू, उनका कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को भी इस बारे में 12 दफ़ा रिक्वेस्ट की गई है कि ERC जो ज़्यादा सेंटर हैं वो बनाए जाएँ, और इसी तरह जो नादरा के ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर हैं वो बनाए जाएँ। चूँकि कैपेसिटी ये है कि जो नादरा के 2 काउंटर हैं वहाँ पर सिर्फ 60 खवातीन जो है उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर डील किया जा सकता है, जबकि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर खवातीन जो है वो ज़लीलो ख्वार हो रही हैं। वो मुतालबा कर रही हैं डिप्टी कमिश्नर से, बिस्प हेडक्वार्टर से कैसे इंतजाम किए जाएँ जिससे कम वक्त में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अटेंड किया जाए। जी, और मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चन्नी और जिला इंतजामिया की मुबैना गफलत, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस के इतराफ में खातीन एहसास रजिस्ट्रेशन के लिए दर बदर फिरने लगी। ऑफिस में बैठने का कोई इंतजाम, ना ही पीने का साफ पानी। DC और AC को लिखे खत भी बेसूद चले गए। चनियोर जिला इंतजामिया की मुबैना गफलत, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस के अतराफ में खवातीन एहसास रजिस्ट्रेशन के लिए दरबदर, ऑफिस में बैठने का कोई इंतजाम नहीं, ना पीने का साफ पानी। DC और AC को लिखे गए खत भी बेसुध। झंग के रमजान बाजार में अशियाए खुर्दोनोश पर सब्सिडी में कमी के बाद शहरी नाला, शहरियों ने पेश करदा अशिया की क्वालिटी पर भी मायूसी का इजहार किया। जिला इंतजामिया से सब्सिडी में मजीद बेहतरी का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, झंग के रमजान बाजार में अशिया खुर्दोनोश पर सब्सिडी में कमी के बाद शहरी नाला, शहरियों ने पेश करदा अशिया की क्वालिटी पर भी मायूसी का इजहार कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, झंग के रमज़ान बाज़ारों में जो सब्सिडी दी जा रही है वो ना होने के बराबर है। अगर परचून आइटम्स की बात करें जिनमें दालें शामिल हैं, चीनी शामिल है, शक्कर और दीगर जो अशिया खुरोनोश हैं वो शामिल हैं, उनमें अगर सब्सिडी की बात की जाए तो महकमा ज़राअत की जानिब से जो स्टॉल लगाया गया है उस पर चने की दाल और सिर्फ बेसन दस्तयाब है, जो कि उस पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा दीगर जो दालें हैं उन पर सब्सिडी नहीं दी जा रही। इसके अलावा दालें और दीगर जो अशिया खुरोनोश है जिसमें घी है और दीगर चीज़ें हैं वो स्टॉल लगाया जाना था यूटिलिटी स्टोर की जानिब से, जबकि यूटिलिटी स्टोर की जानिब से झंग के रमज़ान बाज़ारों के अंदर कोई स्टॉल नहीं लगाया गया जहां पर आवाम को सब्सिडी दी जा सके। इसके अलावा आम परचून फरोशों की जानिब से यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जो कि आम मार्केट में जो कीमतें जिस कीमत पर फ़रोख्त की जा रही है अशिया खुरोनोश, उसी कीमत पर रमज़ान बाज़ार के अंदर फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से यहाँ पर सब्सिडी फराहम नहीं की जा रही। अगर सब्जियों और फलों की बात करें तो सब्जी और फलों में भी ख़ास कोई फ़र्क नहीं देखा जा रहा। शहरियों का कहना है कि जो खजूर 173 रुपये की रमज़ान बाज़ार के अंदर फ़रोख्त की जा रही है वो इस काबिल नहीं है कि उसको रफ्तारी के टाइम पे इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा दीगर जो खजूर अच्छी क्वालिटी के खजूर है वो आम मार्केट में और रमज़ान बाज़ार में एक ही कीमत पर फ़रोख्त की जा रही है। जी, सब्सिडी में कमी पर शहरी परेशान है। वसीम अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फैसलाबाद का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। CEO मीडियाकॉम ग्रुप ऑफ कंपनीज नदीम आफ्ताब सिंधु और CPO गुलाम मुबशिर मेकर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह किया। नदीम आफ्ताब सिंधु और गुलाम मुबशिर मेकर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का दायरा कार जिला भर तक वसी करने का आज़म का भी इजहार किया। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फैसलाबाद का आज बाकायदा तौर पर मीडिया कॉम प्लाजा चौक पे
इफ्तिताह कर दिया गया है। CEO मीडिया काम ग्रुप ऑफ कंपनीज नदीम आफ्ताब सिंधु और सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम बशीर मेकन की जानब से इस प्रोजेक्ट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया। CEO मीडिया काम हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इस जो प्रोजेक्ट शुरू किया इसके हवाले से? देखिए, जैसे कि पहले आपको तकरीब में भी बताया है कि ये प्रोजेक्ट मुबशर मेकन साहब का अपना इनिशिएटिव था कि लाहौर में जो करोड़ों अरबों रुपया लगा सेफ सिटी पे, हम इसको फैसलाबाद में कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएं और कम्युनिटी को साथ में शामिल करें और फैसलाबाद को सेफ सिटी बनाया जाए, क्योंकि फैसलाबाद में भी अब 80 लाख की आबादी है, यहाँ पे भी क्राइम रेशो बढ़ती जा रही है। उसके लिए जब इन्होंने ये शुरू किया काम, तो हमने भी महसूस किया कि हम फैसलाबाद के रहायशी हैं और मीडियाकॉम फैसलाबाद की सबसे बड़ी फाइबर ऑप्टिक केबल कंपनी है, और हमने महसूस किया कि अगर हमारी फाइबर पे ये सारी सर्विसेज दी जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और फैसलाबाद के शहरी महफूज हो सकते हैं। और मैं मुबशर साहब का और इनकी टीम का, और स्पेशली मैं खुर्रम जो इनके IT इंचार्ज है, उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया। और आज जो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है कोहिनूर सिटी में मीडियाकॉम स्क्वायर में, कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये हो सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसके लिए कोई करोड़ों रुपए की फंड्स की ज़रूरत नहीं है। अगर बिजनेस कम्युनिटी थोड़ी आगे बढ़े तो इंशाल्लाह हम इसको अगले 3 माह में पूरे फैसलाबाद को मीडियाकॉम मिल के ताजरों के साथ इस सेफ सिटी के प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकती है। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम बशीर मेकन हमारे साथ मौजूद है। सर आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे मीडियाकॉम के इनिशिएटिव के हवाले से? हाँ जी, फैसलाबाद शहर को स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत कैमरों के साथ जराइम से पाक करने और अमन व अमान के हवाले से ये एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, जिसमें हमारा ऑपरेशनल रूम जो है, कंट्रोल रूम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसमें मैं मशकूर हूँ नदीम संधू साहब का और मीडियाकॉम का कि जिन्होंने शहर की बेहतरी के लिए और शहर के अमन व अमान के लिए अपना जो ऑप्टिक फाइबर का सेटअप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस को दिया है कि आप हमारा सिस्टम यूज़ करके तो इसके ऊपर जितने कैमरे यूज़ करें और शहर को पुरअमन बनाएं। मैं समझता हूं कि इन्होंने अपना कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो बालाए ताक रखते हुए ज़िला की बेहतरी के लिए ये काम किया है, ये बड़ा काबिल तहसीन है। अब हमारा कंट्रोल रूम भी मुकम्मल हो चुका है, ऑप्टिक फाइबर भी। आज हमने पहले जो 6 कैमरे हैं वो भी मीडियाकॉम ने खुद ही लगाए हैं, उनको हमने इनॉग्रेट किया है। मैं तमाम शहर के तमाम ट्रेडर्स को और जो मेन रिहायशी इलाके हैं उन तमाम को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।